हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। तो कल हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली थी अबाउट द प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, और थोड़ा बहुत हमने इंस्ट्रूमेंट्स करे थे। उसके बारे में आपको ब्रीफ आउट कर दूंगा एट द एंड ऑफ द सेशन, ठीक है ना। तो आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपना कल जहां से हमने छोड़ा था, अबाउट द कैश मैनेजमेंट बिल्स। तो किसी को कोई आइडिया कल हमने क्या क्या करा था? हमने करा था कल शेयर्स के बारे में पढ़ा था, डिबेंचर्स के बारे में पढ़ा था। वी रेड अबाउट द टी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स किसी को पता है क्या होता है? कोई आइडिया? बेसिक यूनियन गवर्नमेंट इशू करती है पहली बात, और उसका टाइम फ्रेम कितना होता है आपको बताया था कल? 91, 182, 364। 91 इंटू टू क्या हो गया? 181। 181 इंटू टू 364। ये हमारे टाइम पीरियड है इसका। इतने से इतने इशू होते हैं। मिनिमम कहे तो ट्रेजरी बिल्स 91, मैक्सिमम कहे तो 364, बीच का कितना? 181। क्लियर सबको? बहुत अच्छे। देन और क्या करा था हमने? दीज आर द सिक्योरिटीज इशूड एट अ डिस्काउंट। डिस्काउंट किससे किसके ऊपर डिस्काउंट मिलता है हमारे को? फेस वैल्यू पे। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। फेस वैल्यू के ऊपर डिस्काउंट मिलता है हमारे को, राइट। और उसके बाद हमने पढ़ा था कमर्शियल पेपर के बारे में। कमर्शियल पेपर याद है किसी को? कुछ आइडिया? कमर्शियल का मतलब हमने करा था कमर्शियल मतलब कंपनी, ठीक है ना। तो कंपनीज जो करती हैं क्या, आपने इश्यूज अनसिक्योर्ड डेट इशू करते हैं, बेसिकली प्रोमिसरी नोट। हमने पढ़ा था टर्म प्रोमिसरी नोट, अ प्रॉमिस टू पे, राइट। कंपनी ने क्या किया? अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट इशू किया है, और इसका टाइम फ्रेम कितना रेंज करता था? कितना सर? इसका करता था 7 डेज, एज लो एज 7 डेज, मैक्सिमम टू 1 ईयर। 1 ईयर तक तो मैक्सिमम जाएगा, उससे ऊपर नहीं। और हमने पढ़ा था इसको कितने मल्टीपल्स के अंदर होता है, कितने के मल्टीपल्स में होता है? 5 लाख के मल्टीपल्स में होता है। मतलब बेसिकली अगर आपने एक प्रोमिसरी नोट लेना है, बेसिकली अगर हमने एक कमर्शियल पेपर लेना है तो हमारे को 5 लाख रुपीज स्पेंड करने पड़ेंगे, 2 करने हैं तो 10 लाख, ऐसे ऐसे करके 5 का टेबल चल देगा, राइट। तो अब हम आते हैं, आज हमने फिर थोड़ा सा ट्रेजरी बिल की एक फोटो देखी थी, आज हम पढ़ेंगे कैश मैनेजमेंट बिल। ओके। तो कभी भी आप लोगों ने पढ़ना है किसको? ट्रेजरी बिल को, कमर्शियल पेपर को, और उसके साथ आपने पढ़ना है किसको? कैश मैनेजमेंट बिल्स को। इसको हम कैसे कहते हैं? CMB। तो ये तीनों चीजें हमने पढ़नी है एक साथ। तो होता क्या है? अ कैश मैनेजमेंट बिल, अ CMB, इज अ शॉर्ट टर्म। मनी मार्केट है, शॉर्ट टर्म ही आएगा। आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे देता हूँ। कैपिटल मार्केट के अंदर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म आते हैं, मनी मार्केट में सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म आते हैं, ठीक है ना। तो कैश मैनेजमेंट बिल क्या होते हैं? शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज है, ठीक है ना। एंड इट इज इशूड एट अ डिस्काउंट, ठीक है ना। डिस्काउंटेड इंस्ट्रूमेंट्स है, इशूड बाय द ट्रेजरी। ट्रेजरी मतलब सरकार, राइट। ट्रेजरी टू मीट अ टेम्परेरी कैश शॉर्टफॉल। तो कई बार सरकारों को क्या हो गया, बेसिकली थोड़े टाइम के लिए उनको कैश क्रंच आ गया, बेसिकली थोड़ी सी टाइम के लिए उनको प्रॉब्लम आई, तो उन्होंने क्या किया? CMB को क्या किया? इशू किया। इशूड एट अ डिस्काउंट, डिस्काउंट एट द फेस वैल्यू। बहुत अच्छे। एंड CMB हैव मैच्योरिटीज अप टू 91 डेज। अगर हम समझेंगे इस बात को, तो जो हमारा क्या था, जो हमारी, जस्ट यस, तो जो हमारा टी बिल्स था उनका टाइम पीरियड ही शुरू होने का कब से था? 91 डेज से था। तो अप टू 91 डेज क्या है? 91 डेज से कम, 91 डेज तक के लिए क्या है? कैश मैनेजमेंट बिल्स, CMBs, ठीक है ना। क्योंकि जरूरी थोड़ी कि सीधा 91 डेज की ही जरूरत पड़ेगी, उससे कम की भी पड़ सकती है। तो उस केस के अंदर हम क्या इशू करेंगे? CMB, कैश मैनेजमेंट बिल्स। बहुत बढ़िया। फिर आ जाते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। तो हमने तीन चीजें एक साथ पढ़नी थी, ट्रेजरी बिल्स, CMB एंड कमर्शियल पेपर्स। अब आ जाती है हमारे पास किसकी बात? सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स, ज्यादातर इनको पॉपुलरली नोन है CDs, कमर्शियल सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। तो सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स क्या है? इंटरबैंकिंग के लिए यूज होते हैं। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स इज अ नेगोशिएबल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल का मतलब पता है किसी को? आपने तो मैम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट भी पढ़ा हुआ है, नहीं है? नेगोशिएबल थोड़ा सा कोई और इसको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर सको अगर आप। ट्रांसफरेबल, बिल्कुल सही। आसपास में आपस में हम क्या कर सकते हैं? ट्रांजेक्ट कर सकते हैं, इजीली हम उसको दे सकते हैं। अगर मेरे पास 100 रुपीज का कैश नोट है, बैंक नोट है, मैं आपको दूंगा, आप मान लोगे, उसको एक्सेप्ट कर लोगे, इजीली इंटरचेंजेबल, ठीक है ना। बहुत सही। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स क्या है? दीज आर, क्या, सो दीज आर नेगोशिएबल, नेगोशिएबल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। हम किन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ रहे हैं? मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ रहे हैं। तो ये कैसा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है? नेगोशिएबल मनी मार्केट, एंड इज इशूड इन अ डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म। आगे बड़ी अच्छी बात, डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म। डीमटेरियलाइज्ड किसी को पता है क्या होता है?
शेयर से आज की डेट में डीमैट फॉर्म के अंदर है। डीमैट मतलब डीमटेरियलाइज्ड, ऑनलाइन, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है जिसकी। मटेरियलाइज से हम उसको डीमटेरियलाइज करते हैं। मटेरियलाइज क्या होता है? जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, टेंजिबिलिटी है जिनकी। टेंजिबिलिटी खत्म कर दी, डीमटेरियलाइज कर दी। क्लियर? सो इट दे आर इशूड इन अ डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म फॉर फंड डिपॉजिटेड to at a bank or other eligible financial institutions for a specified time period which ranges from 7 days up to 1 year and is issued in the multiples of rupees 1 lakh. तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स किसके बीच की ट्रांजेक्शन्स के लिए? बैंक्स और कुछ एक एलिजिबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए। तो बैंक्स तो सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं, कुछ कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है ना। तो उनके अपनी अपनी कैश रिक्वायरमेंट्स बेसिकली पूरी करने के लिए, जैसे कि सीआरआर की एक रिक्वायरमेंट होती है, कैश रिजर्व्स होते हैं, एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, राइट। तो इन सारी रेशियोज को उनको मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ता है? आपस में थोड़ी बहुत ट्रांजेक्शन्स करनी होती है। तो इसके अंदर बैंक्स आते हैं एंड सम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जिनको एलिजिबल करा जाता है कि हाँ आप इन्वॉल्व हो सकते हो इसमें, राइट। थोड़ा बेसिक आइडिया हुआ, बहुत अच्छी। अलीशा जी आपको भी हो गया क्लियर सब? यस सर, ओके ओके। बहुत अच्छी। ये क्या चुका है? मूविंग हेड, अब आ जाते हैं थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात है हमारे पास। कॉल मनी। सो कॉल मनी का मतलब क्या होता है? एक चीज का हम लोगों ने ध्यान रखना है कि जो हमारा क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स है, ये 7 डेज से कहाँ तक रेंज कर रहे हैं? 1 ईयर तक रेंज कर रहे हैं। और दीज आर इशूड इन द मल्टीपल्स ऑफ 1 लाख। हमने 5 लाख के मल्टीपल किस केस में पढ़े थे? किधर सर? कमर्शियल पेपर, हाँ जी। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स में 7 डेज टू 1 ईयर और 1 लाख के मल्टीपल्स के अंदर है। और हमारा 5 लाख के मल्टीपल्स थे कमर्शियल पेपर्स के केस। ट्रेजरी बिल्स के ऐसे कोई लिमिट नहीं थी, बस ट्रेजरी बिल्स के अंदर हमारा टाइम पीरियड था फ्रॉम 91 टू 364। अब हम आते हैं अपने किसके ऊपर? कॉल मनी के ऊपर। तो कॉल मनी और नोटिस मनी, ये बैंकिंग के अंदर है, इन दोनों को हमने एक साथ पढ़ना है। सो कॉल मनी का मतलब क्या होता है? द मनी बोरोड और लेंट। हम एक बैंक बोरो कर रहे हैं तो दूसरा बैंक लेंड कर रहा है, ठीक है ना। लेंट ऑन डिमांड फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड, बहुत ज्यादा शॉर्ट पीरियड है, कितना? जस्ट 1 वर्किंग डे, एज लो एज 1 वर्किंग डे। एक दिन की वर्किंग डे के ऊपर बात आ रही है, और ध्यान रखना क्या, वर्किंग डे, छुट्टियां काउंट नहीं होंगी, ठीक है ना। जो भी पब्लिक हॉलीडेज वगैरह कुछ नहीं काउंट होगा। बहुत अच्छे। तो द मनी बोरोड और लेंट ऑन डिमांड फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड व्हेन द मनी इज बोरोड और लेंट फॉर अ डे, फॉर जस्ट 1 सिंगल डे, इट इज आल्सो नोन एज व्हाट? ओवरनाइट मनी। ओवरनाइट मतलब एक रात आपको, ठीक है ना बस। एंड इंटरवीनिंग हॉलीडेज एंड और संडे आर एक्सक्लूडेड फॉर दिस पर्पस। तो संडेज को इंक्लूड नहीं करना, ना कोई हमारी छुट्टी आई उसको भी नहीं इंक्लूड करना, जस्ट वर्किंग डेज, ठीक है ना। Thus, money borrowed on a day and repaid on the next working day, irrespective of the number of intervening holidays, is called money, and no collateral security is required in this case. Collateral security का मतलब किसी को पता? कोई आइडिया कोलेटरल सिक्योरिटी? मैम आपको पता? अलीशा जी आपको पता है? नो सर। सो कोलेटरल सिक्योरिटी मैं बताता हूँ। बेसिकली कुछ हमारे को जब लोन लेते हैं कुछ गिरवी रखाना पड़ता है। सो जो हम दिखाते हैं, हम ये सिक्योरिटी रखाते हैं, दैट इज कोलेटरल सिक्योरिटी, राइट। सो कॉल मनी के अंदर क्या होते हैं? बेसिकली कॉल मनी को हम क्या मानते हैं? ये चलती है किसके ऊपर? भरोसे के ऊपर, ट्रस्ट। अगर आप
या मैं कोई भी हमारे में से लोन लेने जाए, अगर हम बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज नहीं है, अंबानी जी अडानी जी मोटा भाई जैसे नहीं है, तो हमारे से बहुत बड़ी वो रकम मांगते हैं कि हमारे पास गिरवी रखो, ठीक है ना। पर वो हमको ये नहीं कह सकते कि ट्रस्ट के ऊपर चल पड़ो, नहीं चल सकते। बट कॉल मनी के केस के अंदर ट्रस्ट के बेसिस पे होता है, नो कोलेटरल इन्वॉल्व होता है, ठीक है ना। हाँ जी सर, वन डे, वन वर्किंग डे, वन वर्किंग डे। वर्किंग डे बोलोगे आपको भी क्लैरिटी रहेगी, बिकॉज संडेज और अदर इंटरवीनिंग हॉलीडेज एक्सक्लूडेड होती है, राइट। सो अब अगला आ जाता है हमारे पास नोटिस मनी। नोटिस मनी क्या है? कॉल मनी का ये एक बड़ा भाई है। बड़ा भाई क्यों? क्योंकि ये वन डे से ज्यादा के लिए रेंज करता है। तो उसके अंदर हमारा टाइम कितना था? मैक्सिमम मिनिमम वन वर्किंग डे। इस केस के अंदर क्या है? वन डे टू 14 डे, ठीक है ना। तो मैक्सिमम 14, मिनिमम मोर देन वन, ठीक है ना। वन हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगी? कॉल मनी। अगर हमने मोर देन वन हो जाएगा, मैक्सिमम कहाँ तक जाना है? 14 days तक, बहुत बढ़िया। सो व्हेन मनी इज borrowed or lent for more than a day and up to 14 days, it is notice money and no collateral security is required. सेम वही बात, ट्रस्ट, ठीक है नहीं? सबको क्लियर यहाँ तक? अलीशा जी? Yes, sir. बहुत बढ़िया। तो आप लोग सोच रहे होगे कि मैं टाइप करके लाता हूँ, इस करके लाता हूँ, क्योंकि राइटिंग बहुत ज्यादा गंदी है, थोड़ा सा एडजस्ट करना। तो कॉल मनी का मतलब क्या होता है? कॉल मनी का टाइम पीरियड कितना होता है? कॉल मनी का टाइम पीरियड वन डे। ये गलत लिखा है। तो कॉल मनी का मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना है? वन डे, अप टू वन डे। ओवरनाइट पेमेंट है, ठीक है ना। और कोलेट्रल कोई भी नहीं, जस्ट ट्रस्ट है, ठीक है ना। और नोटिस मनी की अगर हम बात करें, मोर देन वन डे, अप टू 14 डेज। और कोलेट्रल इसके अंदर कोई भी नहीं, जस्ट ट्रस्ट, ठीक है ना। अगर हम बात करें कमर्शियल पेपर्स की, तो कमर्शियल पेपर की ड्यूरेशन कितनी है? अरे ये ना लिख लो, मैं कह रहा, थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, बार बार याद करोगे रट्टा बज जाएगा, ठीक है ना। 7 days टू वन ईयर। और मल्टीपल्स के हैं, सिमिलरली सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स 7 days से 7 days से वन ईयर। और मल्टीपल्स के हैं वन, ठीक है ना। किसी ने नोट करना? तो किसी को इनका पता है? इतनी हेट पर्सनैलिटी हो यार, इंडिया की सबसे रिचेस्ट वुमेन है, वर्ल्ड के अंदर इनका नाम है यार। तो सबसे मतलब कि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वुमेन इन द कंट्री राइट नाउ, फाल्गुनी नायर जी। किसके सीईओ हैं? नायका के। Aika. नायका, लड़कियों का जवाब इस केस में सबसे पहले आता है नायका। तो ये कॉस्मेटिक्स ब्रांड है, ठीक है नहीं। तो नायका ब्रांड बहुत पॉपुलर है, फाल्गुनी नायर जी हैं। और इनका रिसेंटली क्या हुआ है? आईपीओ लॉन्च हुआ है। तो आईपीओ हमने कल पढ़ा था, क्या होता है? इनिशियल, Initial public offering. क्या बात है, अलीशा जी ने बता दिया हमारे को। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग इज आईपीओ, ठीक है ना। और इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग हमारा क्या करवाती है? हमारे को लिस्टिंग करवाती है स्टॉक एक्सचेंज में। लिस्टिंग मतलब हमारा शेयर मार्केट में ट्रेड होना शुरू हो जाए, राइट मैम। तो शेयर मार्केट में अगर एंट्री करनी है, वी एंटर थ्रू आईपीओस। और ये कौन सी मार्केट के अंदर? तो कैपिटल मार्केट में तो होता ही है। कैपिटल मार्केट की किस फॉर्म में होता है? प्राइमरी या सेकेंडरी? प्राइमरी मार्केट, ठीक है ना अलीशा जी, प्राइमरी मार्केट। और आईपीओस के साथ साथ और कौन सी चीज होती थी जो प्राइमरी मार्केट में होती थी? बोलो सर। एफपीओस, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर्स ऑफरिंग्स, राइट। कल करा था हमने, राइट। सो क्योंकि डिस्क्रिप्टिव होता है, हमारे को कुछ लिखने होते हैं, तो उसके इसके अंदर अगर आपको आईपीओ की आए, तो नाइका का आईपीओ की डिटेल्स आ रही है। तो आईपीओ लॉन्च हुआ था कब इनका? अक्टूबर 28 2021 से लेके 1 नवंबर 2021 तक। तो बेसिकली ये टाइम था जब तक हमारे पास एक ऑप्शन थी कि हम इनकी आईपीओ को क्या कर सकते हैं? सब्सक्राइब कर सकते हैं। आईपीओ को कभी हम परचेज नहीं करते, कभी बाय नहीं करते, आईपीओ के अंदर हम क्या करते हैं? सब्सक्राइब करते हैं।
ठीक है ना, थोड़ी थोड़ी टर्म्स को ध्यान में रखना। तो आईपीओ के अंदर कर मतलब कि 28 अक्टूबर 2021 से लेके 1 नवंबर 2021 तक इनकी एप्लीकेशन खुली हुई थी कि हम आईपीओ के लिए सब्सक्राइब कर सकते। लिस्टिंग कब हुई? 10 नवंबर 2021। अगर आप देखो तो 1 नवंबर 2021 को आईपीओ का क्लोज हो गया, उसके बाद हम आईपीओ के लिए सब्सक्राइब नहीं कर सकते। बट लिस्टिंग मतलब शेयर मार्केट के अंदर इसका शेयर कब से ट्रेड होना शुरू हुआ? जिन्होंने आईपीओ सब्सक्राइब करा था उनके पोर्टफोलियो में उसके शेयर्स कब आए? ऑन 10 नवंबर 2021। फेस वैल्यू कल हमने पढ़ा था, कितनी फेस वैल्यू? जस्ट 1 रुपी। और जो डिविडेंड मिलता है इट इज एज अ परसेंटेज ऑफ द फेस वैल्यू। अगर मान लो उन्होंने 100% का डिविडेंड लॉन्च किया, 100% का डिविडेंड इन्होंने अनाउंस किया, तो 100% का डिविडेंड इज जस्ट ₹1। तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, जस्ट 1 रुपी है, ठीक है ना। तो फेस वैल्यू का कितनी थी? जस्ट 1 रुपी पर शेयर। और प्राइस कितना था? 1085 से लेके 1125 पर शेयर। तो एक जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए, आईपीओ जो होते हैं वो बैंड के अंदर इशू होता है, वो प्राइस बैंड कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? प्राइस बैंड। मतलब कि इतने से लेके इतने के बीच में आप आईपीओ को क्या कर सकते हो? सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है ना। तो इतना प्राइस बैंड था। और लॉट साइज, आईपीओ कभी भी ऐसे नहीं होता कि मैंने 1 शेयर ले लिया, मैंने 2 शेयर ले लिया। हमारे को लॉट के अंदर परचेज करना होता है। और जनरली क्या होता है? लॉट साइज इन मनी टर्म्स, इन रुपी टर्म्स, इट इज जनरली 15,000 रुपीज। ये एक रूल ऑफ थंब है मार्केट का, अनसेट रूल है, ठीक है ना। तो क्या होता है, अगर आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये अराउंड 13-14,000 के आसपास रेंज करते हैं। मैक्सिमम 15,000 तक आईपीओ का मतलब कि लॉट की मनी टर्म्स के अंदर अमाउंट जाती है, राइट। और टोटल इशू साइज पता नहीं क्यों, क्योंकि अगर आप देखोगे तो नाइका का जो आईपीओ हुआ था वो हुआ था इस रेट से ज्यादा, 1125 से भी ऊपर इसका रेट हुआ था, इससे ऊपर लिस्टिंग हुई थी, ठीक है ना। तो टोटल इशू साइज कभी भी नहीं डिक्लेयर होता, बस अमाउंट डिक्लेयर होती है कि हमने 5,351.92 करोड़ रुपीस मार्केट से रेज करने थ्रू द मीन्स ऑफ आईपीओ। तो क्या कर रहे हैं? प्राइमरी मार्केट में उतरे, कैपिटल मार्केट की प्राइमरी मार्केट में उतरे और इतनी फंडिंग उन्होंने रेज की। एम्प्लॉयज को स्पेशल डिस्काउंट मिलता है, अगर हमारे को मिल रहा है 1125 का, तो एम्प्लॉयज को उसके ऊपर 100 रुपीज का डिस्काउंट मिलता है, ठीक है ना। and issue type was book built issue of IPO and was listing was at the BSE and the NSE। BSE NSE का पता मतलब पता है इसको फुल फॉर्म? बॉम्बे स्टॉक Bombay एक्सचेंज। Stock Exchange and National Stock Exchange. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दलाल स्ट्रीट के ऊपर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एस्टेब्लिश है मुंबई महाराष्ट्र में, और एनएससी दिल्ली के अंदर। जो हम सुनते हैं सेंसेक्स, वो किसका इंडेक्स है? बीएससी का। सेंसेक्स की फुल फॉर्म सेंसिटिविटी इंडेक्स, ओके। एनएससी का क्या है? निफ्टी 50। निफ्टी 50 टॉप 50 कंपनीज का एवरेज, और सेंसेक्स टॉप 30 कंपनीज की एवरेज। तो जस्ट कॉमन अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा रखा करो ध्यान। तो अब मैंने क्या बात कही थी कि जितना इनका प्राइस था, जितना इन्होंने कहा था कि कितना 1125, तो 1125 से भी ऊपर इनका जो आईपीओ था वो हुआ था, लिस्ट हुआ था, ठीक है ना। तो उसे हम क्या कहते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन। मतलब क्या होता है कि उन्होंने जितने शेयर्स अपने मार्केट में उतारे थ्रू द मीन्स ऑफ आईपीओ, उससे ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया। बेसिकली क्या हुआ? क्या कह सकते हैं मैम इसको हम? डिमांड वाज मोर देन द सप्लाई, ठीक है ना। तो ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होगा? डिमांड मोर देन सप्लाई। और डिमांड जब मोर देन सप्लाई होती है तो प्राइस ऊपर जाता है कि नीचे जाता है? ऊपर जाता है, ठीक है ना, ऊपर जाता है। जिसको भी मतलब नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स को भी मैं बता दूं, जब डिमांड इज मोर देन द सप्लाई तो प्राइसेस गोज अप। ऐसा क्यों? क्योंकि मांगने वाले ज्यादा है, देने वाले कम है, ठीक है ना। तो फिर वो तो जो देने वाले हैं वो अपनी मर्जी चलाएंगे, वो प्राइस रेज करेंगे। कोरोना में यही हुआ था, राइट। तो ओवर सब्सक्रिप्शन हुई, तो उससे क्या हुआ? जो लिस्टिंग हुई दैट वाज मोर देन द लिस्टेड प्राइस, ठीक है ना, प्राइस बैंड के अपर लिमिट से भी लिस्ट हुई, ओके। और अंडर सब्सक्रिप्शन क्या का मतलब होता है? डिमांड क्या है? कम है, लेस है। डिमांड इज लेस देन द सप्लाई, और इस केस के अंदर प्राइसेस क्या होते हैं? नीचे। तो एन आईपीओ इज टर्म्ड एज अंडर सब्सक्राइब्ड व्हेन द डिमांड इज अंडर वैल्यू, जितनी एक्सपेक्टेशन थी उतनी नहीं थी। दैट इज व्हेन द नंबर ऑफ शेयर सप्लाइड बाय द कंपनी इज हायर देन द डिमांड। सो सप्लाई वाज मोर देन द डिमांड। जब क्या है? अंडर सब्सक्राइब, सप्लाई मोर देन डिमांड। बट जब आ जाती बात ओवर सब्सक्राइब की, सो एन इशू ऑफ stock or shares in which the demand exceeds the available supply, that is demand is more than the supply. So in such a case what happens? We say that the IPO has been
ओवर सब्सक्राइब। तो क्योंकि वहां पर लिखना होता है डिस्क्रिप्टिव है, आप लोगों को कुछ भी लिखना पड़े तो थोड़े बहुत ही अच्छी अच्छी टर्म्स यूज करनी, राइट। सो अब हम आते हैं आज के हमारे मेन टॉपिक के ऊपर, दैट इज रेगुलेटर्स ऑफ बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो इसको समझने से पहले हमारे को कुछ टर्म्स को समझना पड़ेगा। फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम्स का मतलब आपके हिसाब से क्या, कॉमन लैंग्वेज के अंदर, लेमन लैंग्वेज के अंदर आपके हिसाब से क्या? कुछ भी बोल दो यार, किड़ा को यहाँ पे जज कर। Money management system. मनी मैनेजमेंट सिस्टम, फाइनेंस से डील कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। कुछ भी बोल दिया करो, कोई टेंशन नहीं। सो इट इज सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल सिस्टम है, सिस्टम मतलब क्या है, कोई ना कोई एक सेटअप है बहुत बढ़िया सारा। किसका सेटअप है? इंस्टीट्यूशंस का सेटअप है, ठीक है ना। इट इज अ सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन सच एज बैंक्स, इंश्योरेंस, stock exchanges, and that permit the exchange of what, that permit the exchange of funds। फाइनेंस के साथ डील कर रहे हैं, फंड्स के साथ डील कर रहे हैं, तो बहुत सारी क्या क्या इंस्टीट्यूशंस है। कौन सी इंस्टीट्यूशंस है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन फॉर्म ऑफ बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, ठीक है ना, स्टॉक एक्सचेंजेस। तो ये सारी जब इकट्ठे हो जाते हैं, इन सारों को हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल सिस्टम। So financial system, a set of institutions such as banks, insurance companies, and stock exchanges that permit the exchange of funds। और दूसरी इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे पास स्टेच्यूटरी बॉडी। स्टेच्यूटरी का मतलब क्या होता है? क्या बात है मैम, बहुत बढ़िया। तो स्टेच्यूटरी का मतलब कहाँ से वर्ड निकला है? स्टेट्यूट से निकला है। स्टेट्यूट मतलब क्या होता है? लॉ। तो कोई भी बॉडी जो किसी लॉ के तहत बनी, ठीक है ना, तो दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज अ स्टेच्यूटरी बॉडी, राइट। स्टेच्यूटरी बॉडीज क्या होती है? इंडिपेंडेंट होती है, बिना किसी इंटरफेरेंस के, right? So created by an act of parliament, an institution created by an act of parliament is known as a statutory body। बहुत सी। आज हम बात करेंगे कुछ एक स्टेच्यूटरी बॉडीज के बारे में। सबसे पहले तो हमारा अपना द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, देन द सेबी, आईआरडीए, एफएमसी एंड पीएफआरडीए। सो किसी को मतलब पता है? हाँ, फुल फॉर्म्स पता है एक्चुअली आरबीआई की। आरबीआई की तो पता ही है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बहुत सही। फिर सेबी की बात आ जाती है, Security and Exchange Board of India. सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड नहीं है, कई बंदे बहुत गलत बोल जाते हैं, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। देन आईआरडीए, किसी को नहीं पता? Insurance Regulatory Development Authority. क्या बात है अलीशा जी, आज कैमरा के पीछे बहुत अच्छा कर रहे हैं परफॉर्म, बहुत बढ़िया। देन एफएमसी, ये नहीं पता ना, मेरे को नहीं पता ना। फॉरवर्ड मार्केट कमीशन ऑफ इंडिया। देन पीएफआरडीए, बुढ़ापे के बाद का सहारा। Pension Fund Regulatory Development Authority. बहुत बढ़िया। सो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये सारी क्या है? हमारी बेसिकली मेन स्टेट्यूटरी बॉडीज दैट फॉर्म पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम्स। ओके, सो अब एक बार हम इन सारों के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आती बात हमारे पास द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, द रिजर्व बैंक आरबीआई। सो इट वाज एस्टेब्लिश इन द ईयर 1 अप्रैल 1935, आजादी के पहले, ठीक है ना। ये डेट्स हमारे को रखनी पड़ेंगी याद, स्पेशली फॉर द रिजर्व बैंक की तो रखनी पड़ेगी। ओके, एंड एक्ट क्या था इसका? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1934। एक्ट आया 1934 के अंदर, और आरबीआई एस्टेब्लिश कब हुआ? इन 1935, ठीक है ना। सारी इंस्टीट्यूशंस के केस के अंदर हेडक्वार्टर्स होते हैं, आरबीआई के केस के अंदर होता है सेंट्रल ऑफिस। सो आरबीआई का सेंट्रल ऑफिस पहले कहाँ पे था? कैलकाटा में था, जब एस्टेब्लिश हुआ, ठीक है ना। शायद पहले इंडिया का कैपिटल भी कैलकाटा था, है ना, स्टार्टिंग में वो कैलकाटा, है ना। सो तो क्या हुआ, सेंट्रल बैंक हमारा पहले कहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ, उसका सेंट्रल ऑफिस कहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ? इनिशियली इट वाज इन कैलकाटा। उसके बाद क्या किया, सेंट्रल बैंक के उनका सेंट्रल ऑफिस उठा के मुंबई में शिफ्ट कर दिया, बैक इन द ईयर 1937। सो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि 1935 से 1937 ये रहा कैलकाटा में, देन 1937 टिल डेट, ठीक है ना, ये कहाँ पे? मुंबई, महाराष्ट्र, ठीक है ना। देन नेशनलाइजेशन इसी कब हुई? द रिजर्व बैंक
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नेशनलाइजेशन, इसका मतलब किसी को पता नेशनलाइजेशन होना? गवर्नमेंट की होगी। गवर्नमेंट की अथॉरिटी इसके ऊपर कंप्लीट आ गई। कब आ गई? 1949। सो बैक इन द ईयर 1949 इसकी सारी ओनरशिप किसको ट्रांसफर होगी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड इनिशियली इट वाज प्राइवेटली ओन्ड, स्टार्टिंग में रिजर्व बैंक भी प्राइवेटली ओन्ड था, ठीक है ना। पर 1949 के अंदर क्या हो गया? नेशनलाइज हो गया। आज हम इन सारी इंस्टीट्यूशन का थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया लेंगे, ठीक है ना, बाकी इनकी डिटेल स्टडी हो। आरबीआई का हमारे को मेन पढ़ना है, बाकी सारों का थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए। देन कम्स द सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, माई बाप। तो सेबी कब एस्टेब्लिश हुआ? 1988 के अंदर। एक्ट कौन सा था? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1992। तो 1992 से कुछ याद आता है किसको? प्रतीक गांधी यार, इतनी फेमस वेब सीरीज आई थी अभी, देखी है किसी ने? अलीशा जी, सर कौन सी? अभी 1992 के रिलेटेड कोई वेब सीरीज आई थी, बहुत हिट यार। स्कैम, स्कैम 1992, हर्षद मेहता स्कैम। तो बेसिकली मैं एक बात बताऊं, जो सेबी है, सेबी एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी किसके कारण बनी? हर्षद मेहता, द बिगेस्ट बुल ऑफ द स्टॉक मार्केट ऑफ इंडिया, अब तक के सबसे महान ट्रेडर इन्वेस्टर हर्षद मेहता के करके ही आया क्या? सेबी का एक्ट आया। सेबी पहले थी, ये बात नहीं कि सेबी एस्टेब्लिश कब हो गई थी, 1988 में ही हो गई थी, पर कोई पावर ही नहीं थी। बस एक नाम के उसके पास नाम था कि ये सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करते हैं, बट पावर इसके पास ना के बराबर थी, बिल्कुल जीरो, ठीक है ना। बट हर्षद मेहता जी ने क्या किया? कुछ किया जिसको लोग क्या कहते हैं? स्कैम करना कहते हैं, ठीक है ना। ओपिनियनेटेड बात है, हम करेंगे नहीं। तो क्या हुआ फिर? सेबी ने, पार्लियामेंट ने क्या डिसाइड किया? सेबी को क्या बना देती है? स्टैट्यूटरी अथॉरिटी बना देती है। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी कैसे बनती? एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से। तो एक्ट पास हुआ कौन सा? सेबी एक्ट, बैक इन द ईयर 1992, ठीक है ना। बेस्ड कहाँ पे? मुंबई, महाराष्ट्र, ठीक है ना। द फाइनेंस कैपिटल ऑफ द कंट्री, बॉम्बे। और एक बढ़िया बात बताते हैं कि सेबी व्हेन एस्टेब्लिश वाज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी। हर्षद मेहता जी आए, कांड करके गए, तो उन्होंने क्या किया? सेबी को स्टैट्यूटरी अथॉरिटी दे दी, सेबी को स्टैट्यूटरी पावर्स दे दी। सो इट बिकेम स्टैट्यूटरी इन द ईयर 1992। बहुत सही। ओके ओके, सॉरी सॉरी, सबने नोट कर लिया? अलीशा जी, जी सर। नोट कर लिया अलीशा जी? यस सर। ओके, चलो अब आगे चलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, IRDA। ओके, सो IRDA कोई बहुत पुराना नहीं, 1999, अभी आसपास का ही है, राइट। और इसका एक्ट क्या है? IRDAI एक्ट ऑफ 1992, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1992। और इसको अमेंड किया गया था कब? 2002 के अंदर। अमेंडमेंट का मतलब पता है किसी को? बिल्कुल सही, चेंजेस। चेंजेस, बिल्कुल सही। तो एक्ट्स क्या होते हैं? टाइम के साथ हालात बदलते रहते हैं, टाइम के साथ जो सिचुएशन पहले होती है वैसी अब नहीं है, ठीक है ना। सो टू कोप विद द सिचुएशंस ऑफ द प्रेजेंट सिनेरियो, सम अमेंडमेंट्स आर मेड, सम चेंजेस आर मेड, ठीक है ना। तो कभी भी एक्ट लिखा जाता है, जैसे कंपनीज एक्ट किसी ने पढ़ा होगा, आपने तो पढ़ा होगा मैम, कंपनीज एक्ट पहले कौन सा था? 1996 शायद, अब 2013 चल रही है, अब इसको भी अमेंड करने की बातें हो रही है, राइट। तो IRDAI Act of 1992 was amended back in the year 2002, and IRDAI जो है इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो कहाँ पर एस्टेब्लिश्ड है, कहाँ पर बेस्ड है? इट इज बेस्ड इन हैदराबाद, आंध्र प्रदेश। हैदराबाद को साइबराबाद भी कहते हैं आज की डेट में, है ना। साइबर डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हुई पड़ी वहाँ पे। सो हैदराबाद, एंड इट बिकेम स्टैट्यूटरी इन द ईयर 1992। Then mission of IRDA, as stated in the act, is to protect the interest of the policyholders, insurance policyholders, to regulate and promote the uh, regulate, to regulate, promote, and ensure orderly growth of the insurance industry and
for matters connected therewith or incidents thereto. Okay. अब हम बात करते हैं किसकी, एफएमसी की, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन। सो जैसे हमारी स्टॉक मार्केट होती है ना, जहां पर हम क्या करते हैं, जो करंट प्राइस होते हैं उसके ऊपर ट्रेड कर रहे होते हैं, वैसे ही ना एक मार्केट होती है जिसको हम कहते हैं एफ एंड ओ, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। मैं गलत लिख के हमेशा इसको मैं करेक्ट करता हूँ क्लास में। तो हम क्या कह रहे थे कि जैसे एक मार्केट होती है फ्यूचर्स और ऑप्शंस की मार्केट होती है, जिसके अंदर क्या होता है, जो फ्यूचर के अंदर रेट आना होता है उसके बेसिस पे हम ट्रेड करते हैं आज के टाइम पे। ओके, सो फॉरवर्ड मार्केट कमीशन इंडिया, इट वाज एस्टैब्लिश्ड बैक इन द ईयर 1953 और इसका एक्ट क्या है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1952। हेडक्वार्टर कहाँ पे, मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। सो FMC allows commodity trading in 22 exchanges in India, out of which 3 are national level. So अगर हम सोचें तो स्टॉक एक्सचेंजेस बहुत सारी थी पहले इंडिया में, अराउंड 23 थी। मोस्ट पॉपुलर दो ही है, NSE एंड BSE। ओके, सो कमोडिटी ट्रेडिंग क्या होती है, हम स्टॉक मार्केट के अंदर सिर्फ शेयर्स नहीं खरीद सकते, उसके अलावा हम जैसे एग्रीकल्चरल कमोडिटीज सच एज सिनेमन, जीरा, राइस, व्हीट, क्रूड ऑयल, ये सब भी खरीद सकते हैं। तो बेसिकली उनके अंदर कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उसके अंदर हमारे को फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर एंटर करना पड़ता है। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स किसके थ्रू है, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन इंडिया FMC के थ्रू है। ओके, कभी आप लोगों को टाइम मिले तो ये चीज जरूर सर्च करना, MCX, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। ये कमोडिटीज से डील करती है और FMC के साथ इसका क्लोज रिलेशनशिप है। ओके, FMC allows, so FMC allows commodity trading in 22 exchanges in India, out of which 3 are national level. So India के अंदर ना more than 22 exchanges and 23 exchanges के आसपास है। स्टॉक एक्सचेंजेस जैसे BSE, NSE, देन दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज, कुछ उसमें से बंद हो चुकी हैं और अब ये बात है कि अब हमारे को 2 स्टॉक एक्सचेंजेस के ऊपर आना है। तो कमोडिटी ट्रेडिंग हर स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर नहीं थी, बट FMC ने 22 स्टॉक एक्सचेंजेस के अराउंड द वर्ल्ड, अराउंड द कंट्री 22 एक्सचेंजेस के ऊपर कमोडिटी ट्रेडिंग को एस्टेब्लिश करवाया और आउट ऑफ विच 3 वर नेशनल लेवल एक्सचेंजेस। ओके, देन पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, PFRDA। सो PFRDA की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, 23 अगस्त 2003। बेसिकली हमने ज्यादा ध्यान रखना है कि कौन से ईयर में एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, उससे थोड़ा बहुत क्लैरिटी रहेगी, कुछ लिखने जो गिरे, राइट। सो एक्ट कौन सा था इनका, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट, एंड इट इज हेडक्वार्टर्ड एट न्यू दिल्ली, कैपिटल ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली में एस्टेब्लिश्ड है, वहां पर हेडक्वार्टर। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों से थोड़े से कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ ताकि थोड़ी बहुत एक रिवीजन हो जाए, राइट। अलीशा जी आप भी पार्टिसिपेट करें प्लीज। अलीशा जी है नहीं, तो नोटिस मनी मेरे को बताओ कि उसका टाइम पीरियड अप टू कितने टाइम होता है मैक्सिमम नोटिस मनी का, मोर देन 1 अप टू 14, ठीक है ना। और अब आप मेरे को बताएं कि कॉल मनी का टाइम पीरियड कितना होता है, 1 डे। कॉल मनी का सर, अलीशा जी इज बैक। अलीशा जी कॉल मनी का टाइम पीरियड कितना होता है, So 1 day or less than 1 day. 1 डे से लेस क्या ही होगा अलीशा जी, 1 डे अगर हम मान लें तो 1 डे नहीं करना हमने, 1 वर्किंग डे कहना, ठीक है ना, क्योंकि संडेज की हॉलीडेज क्या हो जाती है इसलिए, इन काउंटिंग ऑफ 1 डे, ठीक है। तो अगर मान लो कोई बंदा बहुत तेज है तो वो क्या करेगा, दिवाली के आसपास ले लेगा, संडे को इंक्लूड करवा के आसपास जहाँ पर भी सेटिंग बैठे, ठीक है ना।
अगला आ गया हमारे पास सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, 7 days to 7 days अप टू 1 year, 1 year सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, कुछ भी बोल दो यार, 1 year ठीक है। अलीशा जी आप भी बता दो। Yes, sir. सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स का टाइम पीरियड कितना होता है अलीशा जी? पता है। कोई बात नहीं अलीशा जी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स का होता है 7 days to 1 year, और कितने के मल्टीपल्स पे इशू होते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स? 1 lakh, ठीक है ना अलीशा जी, 1 lakh। देन Okay. कैश मैनेजमेंट बिल्स कितना मैम? कितना अप टू 91 days, क्या बात है, रट्टा हमारे यार करना पड़ना, ठीक है ना, बहुत अच्छा है। अलीशा जी Yes, sir. कितना टाइम पीरियड होता है? Up to 91. बस बहुत बढ़िया, सारे एक बार बोल दो, 91 days याद रहेगा, बहुत अच्छी। देन टी बिल्स का 91 to 364 मैक्सिमम रेंज करते हैं जनरली, 91, 182, 360, बहुत अच्छे, ठीक है ना अलीशा जी। Yes, sir. एंड कमर्शियल पेपर्स का हमारा मल्टीपल्स कितने होते हैं? मिनिमम 5 lakh और रेस्ट इन द मल्टीपल्स ऑफ 5 lakh, बहुत अच्छे। और हमने कल पढ़ा था कि कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते थे? Bonds, debenture. बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स, मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ मैम। शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, तीन होते थे, शेयर्स, डिवेंचर्स एंड बॉन्ड्स। शेयर की हमने बहुत ही पहली डेफिनेशन कल पढ़ी थी, शेयर इज द शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, ठीक है ना। तो शेयर क्या होता है? शेयर एक छोटा सा हिस्सा होता है इन बिटवीन द शेयर कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या होता है मैम? जो हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कैपिटल लगाते हैं, राइट। तो जो हमने पैसा लगाया उसके अंदर से जो छोटा सा हिस्सा हम किसको क्या कर देते हैं? आगे पब्लिक को दे देते हैं, तो दैट इज द शेयर, राइट। सिमिलरली डिबेंचर्स क्या होते हैं? डिबेंचर्स आल्सो पॉपुलरली नोन एज डेट नोट्स, क्या होते हैं? जब कंपनी क्या कर रही है? पैसा रेज कर रही है, डेट ले रही है, बहुत बढ़िया। बॉन्ड्स भी वैसे ही पैसा रेज करें, राइट। और हमने पढ़ा था शेयर्स के कितने टाइप होते हैं? 2 होते हैं, पता है सर आपको? इक्विटी शेयर्स एंड इक्विटी एंड प्रेफरेंस। कॉमर्स वालों को तो बस ये रट्टे बजवाए जाते हैं ना, 11 से शुरू हो जाता है हमारे पास। सो इक्विटी का मतलब क्या होता है? ओनरशिप, जहां पर से ओनरशिप राइट्स आते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर प्रेफरेंसेस मिलती है एज रिगार्ड्स टू द पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स, क्योंकि उनको फिक्स्ड डिविडेंड पेमेंट मिलती है। देन अगर लिक्विडिटी होती है, कंपनी क्या होती है जब डाइल्यूट होती है, बेसिकली कंपनी क्या होती है जब बंद होती है, तो तो सबसे पहले किसको पैसे दिए जाते हैं आउट ऑफ द शेयर होल्डर्स? सबसे पहले प्रेफरेंस को दिए जाते हैं। उनको क्या दी जाती है? प्रेफरेंस दी जाती है। जो बचा कुचा, कुछ भी जो बच गया वो किसके पास आता है? इक्विटी के पास, हमारे। डाइल्यूट मतलब करना, कंपनी बंद होने को कहते हैं डाइल्यूशन। लिक्विडिटी मतलब कंपनी लिक्विडेट हो रही है, मतलब कंपनी बंद हो रही है। हाँ जी, हाँ जी। डिबेंचर्स क्योंकि आउटसाइडर्स होते हैं, मैं आउट ऑफ द शेयर होल्डर्स का है मैंने, हाँ ध्यान से सुनना, आउट ऑफ द शेयर होल्डर्स का है मैंने, कि पहले प्रेफरेंस को मिलता है बाद में इक्विटी। शेयर होल्डर्स में नहीं नहीं, पहले डिबेंचर्स, सब तो पहले डिबेंचर्स, क्योंकि आउटसाइडर्स हो गए ना। बाहर के बंदे को पहले, शेयर होल्डर्स होते हैं वो घर के बंदे, घर के बंदे के अंदर से भी जो अपने सबसे प्यारे हैं वो इक्विटी है, वो अखीर में हमारे साथ रह जाए। इक्विटी के ओनर्स है, ठीक है ना। इक्विटी को कहा जाता है हम तो डूबेंगे तुम्हें भी लेके डूबेंगे साथ में, ठीक है ना। तभी कहते हैं जो शेयर मार्केट के अंदर जो होते हैं वो सारे इक्विटी शेयर्स होते हैं, तभी तो कहते हैं इक्विटी शेयर्स जो होती है शेयर मार्केट बहुत रिस्की, ठीक है ना, क्योंकि सब कुछ एंड में। देन हमने आईपीओ के बारे में पढ़ा था, लिस्टिंग के बारे में पढ़ा था, सेकेंडरी मार्केट के अंदर हमने पढ़ा था, राइट। सेकेंडरी मार्केट में कंपनी की इन्वॉल्वमेंट होती होती अलीशा जी? No, sir, नहीं होती है.
मैम आपको पता है सेकेंडरी मार्केट प्राइमरी मार्केट का बेसिक डिफरेंस? तो बता देते हैं। तो प्राइमरी मार्केट के अंदर क्या होता है, कैपिटल मार्केट दो तरीके से, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब ताजी ताजी नवी नवी सिक्योरिटीज इशू, साथ ही साथ किसको दे दी, पब्लिक को दे दी, आईपीओ या एफपीओ के तौर पे। आईपीओ का मतलब आपने देख लिया था अभी, जैसे फाल्गुनी नायर जी ने अपना नायका का आईपीओ लॉन्च किया था, ठीक है ना, बैक इन द ईयर 2021। किसी ने पेपर में लिखना हो तो लिख देना इस चीज को, ठीक है ना, थोड़ा सा भी कुछ और भी आईपीओ को हम कर लेंगे। देन तो जब पहली पहली बार नवी नवी सिक्योरिटीज इशू करी जाती है टू द पब्लिक थ्रू द मींस ऑफ आईपीओ एंड एफपीओ, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी मार्केट, राइट। और देन सेकेंडरी मार्केट्स क्या होती हैं? अब क्या हुआ, जो सिक्योरिटीज थी कंपनी ने किसको बेची, पब्लिक को। पब्लिक के पास क्या आ गई, सिक्योरिटीज। अब क्या करेगी पब्लिक, अब मेरे पास शेयर्स आ गए किसी कंपनी के, मैंने नाइका के शेयर्स आईपीओ सब्सक्राइब करा, मेरे पास शेयर्स आ गए। अब मैं शेयर्स को कभी ना कभी तो बेचूंगा ना, ठीक है ना, लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में, कभी ना कभी तो बेचूंगा। जब मैं बेचूंगा तो किसको बेचूंगा, कंपनी को नहीं बेचूंगा, किसी शेयर होल्डर को बेचूंगा। मान लो आपने आईपीओ सब्सक्राइब करना था पर आपका मिस हो गया, आप उस डेट के अंदर नहीं आ पाए, फिट नहीं आ पाए, ठीक है ना, मैंने खरीद लिया, अब आप खरीदना चाहते हो, मैं बेचना चाहता हूँ, हम एक जगह पे क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। वो जगह क्या है, दैट प्लेस इज द मार्केट, स्टॉक मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, ठीक है ना। और क्या करोगे आप, मैं बेचूंगा, आप खरीदोगे, शेयर होल्डर्स की आपस की बात है, कंपनी की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, कंपनी का बस शेयर है, बातचीत किसकी है, शेयर होल्डर्स की, दैट इज द सेकेंडरी मार्केट, ठीक है ना। आप लोगों की रिवीजन होगी मैम, आपको क्लियर हो गया, बहुत अच्छे। देन मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का डिफरेंस हमने पढ़ा था, सबको याद है? मनी मार्केट में कैसी सिक्योरिटीज डील होती थी, बोलो सर। अलीशा जी, Yes, sir. कौन सी सिक्योरिटीज डील होती है मनी मार्केट में? तो शॉर्ट टर्म होती है। शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज होती हैं। डिग्री ऑफ लिक्विडिटी कैसी होती है, क्या बोले मैम? सहाई। बोल, बस यार कॉन्फिडेंस रखो यार, सब बात का आपको है। हाई, ठीक है ना सर, हाई सिक्योरिटीज। देन रिस्क कैसा होता है, बहुत ही लो, क्योंकि हमने आज पढ़ा ट्रेजरी बिल्स के बारे में, हमने पढ़ा था, ठीक है ना। ट्रेजरी बिल कौन इशू कर रहे हैं, यूनियन गवर्नमेंट कर रही है, सरकार, बीजेपी की सरकार, फॉर द करंट टाइम पीरियड, ठीक है ना। तो उस केस के अंदर क्या है, सरकार के ऊपर हम सबसे ज्यादा भरोसा कर सकते हैं, राइट। देन ड्यूरेशन कैसे होता है इनका, शॉर्ट टर्म, अप टू 1। देन कैपिटल मार्केट्स की अगर हम बात करें, वहां पर डिग्री ऑफ लिक्विडिटी कैसी, लो। लो, यहाँ पे कुछ ज्यादा है, वहां पे कम है। देन रिस्क कितना है वहां पे, बहुत ही ज्यादा, ना हो जाती रिस्क, वहां पे सहन ही नहीं कर पाते कुछ भी। स्टॉक मार्केट में ऐसे आते हैं फिर वापस मुड़ के आते ही, ठीक है ना, स्टॉक डिबेंचर्स बॉन्ड्स। ड्यूरेशन कैसा है वहां पे, लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म, बहुत बढ़िया। देन हमने फॉरेक्स की मार्केट के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था, फॉरेक्स का मतलब क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन करेंसी। बिल्कुल सही निशा जी, फॉरेन करेंसी, एग्जांपल यूएस डॉलर्स। यूएस डॉलर्स, बहुत बढ़िया। यूरोपियन यूनियन का यूरो, यूएसए का डॉलर, कनाडा का डॉलर, राइट, सिंगापुर का भी डॉलर ही है, I guess. So, forex market deals with the multi-currency requirements which are met by the exchange of currencies, right? So, exchange rate applicable के ऊपर क्या होता है, जैसे अभी डॉलर का रेट क्या जा रहा है, अराउंड 82 जा रहा है, तो 82 के आसपास क्या करते हैं हम, अपनी क्या करते हैं, डॉलर को खरीद लेते हैं, कोई बंदा डॉलर को बेच देते हैं, ठीक है ना। तो खरीद बेच की जो जगह हो रही है उस जगह को हम क्या कहते हैं, मार्केट कहते हैं, ठीक है ना। इट इज अ प्लेस वेयर द बायर्स एंड सेलर्स इंटरेक्ट इन ऑर्डर टू ट्रांजैक्ट, दे इंटरेक्ट टू ट्रांजैक्ट, राइट। और हमने क्या पढ़ा था, मेच्योरिटी वैल्यू पढ़ा था, फेस वैल्यू पढ़ा था। फेस वैल्यू का आप लोगों ने एग्जांपल देखा, 1 रुपी था। मेच्योरिटी वैल्यू क्या है, मेच्योरिटी वैल्यू जिसके ऊपर वो चीज मेच्योर हो, जैसे हमने आज 1 साल की एफडी करा दी, तो एफडी की कीमत, आज 1 लाख रुपए की एफडी कराई है, तो 1 साल के बाद 1 लाख तो नहीं होगी ना, उसके ऊपर जो भी 6-7% का जो भी इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो होगा। तो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस द इंटरेस्ट अमाउंट इज इक्वल टू द मेच्योरिटी वैल्यू, बहुत सही है। देन डेट का मतलब पढ़ा था, इक्विटी का मतलब पढ़ा था, कैपिटल मार्केट्स का मतलब पढ़ा था, मनी मार्केट्स का मतलब पढ़ा था। थोड़ा बहुत क्लैरिटी हुई सबको? सो फिर यहीं पे करते हैं एंड, ठीक है ना। थैंक यू लीशा जी।